Good evening, everyone. गुड इवनिंग, नमस्ते शाम का सभी को। हेलो। बीएफएम मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 11 एमसीक्यूज में पार्ट 3 है। ये टॉप क्वालिटी के एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 11 के। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 11। हम मूव करेंगे कल चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक एक आधे क्वेश्चन देखे जाएं। बिल्कुल सर, ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो जो कुछ भी कमी रह जाती है अगर, तो वो इस पर्टिकुलर सेशन से पूरी होती है। तो क्वेश्चन है कि रिस्क, कैपिटल और रिटर्न को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? थैंक यू सचिन सर। तो देखिए, इसे ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन हो सकता है आपसे उल्टा पूछा जाए कि इसमें से ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो याद रखें, रिस्क को, कैपिटल को और रिटर्न को, इन तीन चीजों को, रिस्क, कैपिटल और रिटर्न को मिला करके ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस शुड बी, मतलब मिनिमम कैपिटल जो बिजनेस के लिए जरूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए? एनफ होनी चाहिए डेली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर के इक्वल होनी चाहिए। इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को रोका जा सके और बैंकरप्सी यानी कि डूबने से कंपनी को बचाया जा सके। बेस्ड ओनली शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड पर ही आधारित डिसीजन लेना चाहिए। तो हमें बताना है ठीक है। तो देखिए, सवाल ये था कि मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए बिजनेस के पास में। तो इट शुड बी सफिशिएंट टू मीट द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को रोका जा सके या मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है उसको हैंडल किया जा सके, है ना। और उसके बाद में बैंकरप्सी ना होने पाए, कंपनी दिवालिया ना होने पाए, इतना जो है कैपिटल पूंजी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसका मेन एजेंडा या क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं रिस्क मैनेजमेंट? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एसेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन? तो सारे रिस्क को कंप्लीटली जो है अवॉइड कर देना और जीरो लॉस की तरफ बढ़ना, विदाउट उसका इम्पैक्ट को कंसिडर किए हुए रिस्क लेना, केवल फाइनेंशियल रिस्क को जबकि ऑपरेशनल रिस्क को इग्नोर करना, या फिर जो है कंट्रोलिंग रिस्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बाय आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मिटिगेटिंग एंड एस्टिमेटिंग रिस्क कॉस्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट का क्या एसेंस है? ठीक है, तो ये होता है कि हम रिस्क तो हम लेंगे ही, बिना रिस्क के तो बिजनेस चलेगा नहीं, लेकिन हम कंट्रोल करेंगे रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के
अंतर्गत ही रोकने, जितनी क्षमता हो उतना रिस्क लें। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, मेजर करेंगे, उसे कम करने की कोशिश करेंगे, और जो भी रिस्क की वजह से हमें नुकसान होगा उसका भी एस्टिमेशन हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जब शुरू होती है तो पहला कदम क्या उठाते हैं। व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें पहला कदम आपका क्या होता है, इनिशियल स्टेप क्या लेंगे। तो सबसे पहला काम करना होता है आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना रिस्क को। सबसे पहले रिस्क को पहचानिए और कितना रिस्क है उसकी मेजरमेंट करने का प्रयास करिए, ये पहला कदम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following committee is not typically part of a organization's risk management framework। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क मैनेजमेंट का एक फ्रेमवर्क होता है उसमें कौन सी कमेटी नहीं होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कमेटी, एल्को एसेट लायबिलिटी कमेटी, सीआरएमसी यानी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ओआरएमसी यानी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो आपको बताना है कि कौन सी कमेटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होती है, इट इज नॉट। तो सर इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमेटी नहीं आती है, एल्को होती है, सीआरएमसी होती है, ओआरएमसी होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमेटी जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होती है। ओके, तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड होती है, और फिर सीनियर लेवल की कई कमेटी होती है जिसमें आपका एल्को, सीआरएमसी और ओआरएमसी होती है। ठीक है, ये इतनी कमेटीज होती है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगर डेली वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक की 1.5% है तो आपको बताना है मंथली वॉलेटिलिटी कितनी होगी विदाउट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, विदाउट ऑप्शन है। कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन कई सारे, बट लेट्स डू इट इन डिफरेंट वे। विदाउट ऑप्शन इज देयर। मंथली वॉलेटिलिटी है, कहीं लिखा नहीं है कि एक महीने में कितने दिन लेने हैं, तो अब आप इसको कैलकुलेट करके आंसर करें। इसमें आगे ये भी लिखा रहता है फ्रेंड्स कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको आंसर करना है, ऐसा भी लिख देते हैं ये। तो कर ले रहे हैं आप मेरे ख्याल से, मैं बता देता हूं फिर भी। तो अगर हमें मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी, डेली वॉलेटिलिटी 1.5% इज देयर, इंटू अंडर रूट टी का मतलब 30 डेज हो गया हमारा। 30 का अंडर रूट निकाल लीजिए, ये आ जाएगा
5.477 लगभग कितना आ रहा है, तो 477 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 8.2155 आ रहा है। लगभग करेंगे तो 8.22 के आसपास आ जाएगा परसेंटेज में, 8.22। ठीक है, तो 8.22% हमारा आंसर आ जाएगा लगभग लगभग में। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। और डेली वॉलेटिलिटी को ही स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, ये बात भी मैंने आपको पिछले कल के लेक्चर में, यानी इससे पिछले लेक्चर में समझाई थी, है ना। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, 8.22% विल बी डेली मंथली वॉलेटिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, 8.22। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डाउनसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड पोटेंशियल को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द रिस्क क्यों माना जाता है, सवाल ये है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो यही हो जाएगा, इट अकाउंट्स फॉर बोथ सेंसिटिविटी एंड वॉलेटिलिटी व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। एक क्वेश्चन जो है सर ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन सर ने मॉडिफाई किया है, देख लेते हैं, मे बी काम आ जाए। अगर जो है 5 डेज की वॉलेटिलिटी, 5 डेज की वॉलेटिलिटी मान लीजिए इतनी दे रखी हो, इतनी, तो आपको मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है। सवाल यह है कि एक स्टॉक है, उसकी 5 डेज की वॉलेटिलिटी इतनी है, तो आपको मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करके देखिए, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसे कंसिडर करके चलता हूं। तो देखो 5 डेज की वॉलेटिलिटी हमारी जो है, 5 डेज की वॉलेटिलिटी 1.5% है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 5 डेज की वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी, डेली वॉलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी। तो 5 डेज की वॉलेटिलिटी हमको दी ही है 1.5%, इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी हमें कैलकुलेट करनी, इंटू अंडर रूट टी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो डेली वॉलेटिलिटी कितनी निकल आएगी, 1.5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की वैल्यू ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.236। ठीक है, अब इसको 1.5 डिवाइडेड बाई 0.6708, ये आ गई आपकी डेली वॉलेटिलिटी। अब 30 डेज की अगर निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 30 करना होगा, तो 0.6708 इंटू अंडर रूट 30, 30 का रूट निकालिए, 5.477 इंटू 3.6739 है ना, तो इसे 3 पॉइंट लगभग हम 67 ही ले सकते हैं परसेंटेज में। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं है मेरे से, तो इट शुड बी, दिस शुड बी द आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है फ्रेंड, ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर 5 दिन की वॉलेटिलिटी दे रखी है तो पहले 1 दिन की निकालेंगे और फिर 30 दिन के लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, बिल्कुल भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करिए।
ये तो ले लीजिए, आपकी बात है। अदरवाइज आंसर में लिखा रहेगा कि आपको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है। बट अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें कंसिडर करके चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वेर जो है किस तरीके का रिस्क मेजर है? व्हाट टाइप ऑफ रिस्क मेजर इज वेर? अपसाइड रिस्क मेजर, डाउन साइड रिस्क मेजर, न्यूट्रल रिस्क मेजर, अ वॉलेटिलिटी ओनली मेजर। ऐसा है क्या सर कि लैपटॉप में देर से दिखाई देता है और मोबाइल में लाइव स्ट्रीम एकदम सेम टाइम पे होती है, ऐसा कुछ है? तो ये डाउन साइड रिस्क मेजर होता है। वैल्यू एट रिस्क हमारा डाउन साइड रिस्क मेजर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव बैंक अडॉप्टेड द ERM फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय कोशो? कोशो द्वारा जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था, उसको बैंकों ने क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अपनाया? पता नहीं, देखना पड़ेगा लैपटॉप में डिले क्यों है और मोबाइल में सेम टाइम पे क्यों चल रहा है। मैं चेक करवा लूंगा, ऐसी बात नहीं है। बट अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, थोड़ा सा अच्छे मन लगा के पढ़िए, आंसर से ही आंसर कर पाएंगे। टू स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट बियॉन्ड वेसल नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। वेसल से भी आगे जाकर के रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए कोसो द्वारा जो ERM फ्रेमवर्क दिया गया था, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क दिया गया था, उसको बैंकों द्वारा अपनाया गया कि अगर वेसल से भी कुछ कमियां रह जाए तो वो जो है इस फ्रेमवर्क से हम जरूर पूरी कर लें रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन जो केस स्टडी करी है वही वाली है, तो एक बार फिर से मैं आपको 9 क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। मैं इनको रिवाइज करवा देता हूं आपको फटाफट, उसके बाद में आफ्टर दैट वी विल हम आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन था हमारे सामने, क्या था कि रिस्क, कैपिटल और रिटर्न, इन तीनों को क्या बोलते हैं? तो इन्हें ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। किन तीन चीजों को ध्यान रखें? रिस्क को, कैपिटल को और रिटर्न को। रिस्क को, कैपिटल को और रिटर्न को ट्रिनिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। मिनिमम कितनी कैपिटल होनी चाहिए बिजनेस के पास में? तो कम से कम इतनी हो कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है उसको कवर किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके और बैंकरप्सी से, दिवालिया होने से बचाया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होना चाहिए? ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर ही जितनी क्षमता है उतनी जो है उसी के अंतर्गत इसे रोका जा सके। इसको, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, मिटिगेट करके, ये सारी चीजें करके, यही इसेंस होता है रिस्क मैनेजमेंट का। पहला स्टेप या इनिशियल स्टेप क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का? तो आइडेंटिफाई करना और क्वांटिफाई करना रिस्क को। रिस्क को आइडेंटिफाई करना
और रिस्क को क्वांटिफाई करना पहला स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। फिर इसमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होती है? तो ये नहीं होती है फ्रेंड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कमेटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं होती है। एल्को होती है, एसेट लायबिलिटी कमेटी होती है। सीआरएमसी यानी कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है। ओआरएमसी यानी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये सभी उसका पार्ट होती है। फिर उसके बाद इसमें और भी होता है, देखिए क्या क्या होता है फ्रेमवर्क में। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी है रिस्क को मैनेज करने की। ये मैंने बताया था, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड की एक होती है और फिर कुछ सीनियर लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एल्को, सीआरएमसी और ओआरएमसी भी आती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने देखा कि अगर डेली वॉलेटिलिटी 1.5% है तो आपको मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर आपको मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है, मंथली वॉलेटिलिटी एमबी हो गया इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू √30। √30 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि हमें मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है। अगर वीकली वॉलेटिलिटी निकालनी होती, वीकली वॉलेटिलिटी, तो डेली वॉलेटिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं √7 से। क्यों √7 से? क्योंकि हमें वीकली निकालनी है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ईयरली अगर वॉलेटिलिटी कहा जाए, ईयरली पूरे साल की, तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे √365 से। क्यों 365 दिन से? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। अब हमें मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेली वॉलेटिलिटी कितनी हमारी दे रखी है? 1.5%। मल्टीप्लाई करेंगे √30 से, √30 का मान आ जाएगा लगभग 5.44 समथिंग। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.22 के आसपास में ये आ जाता है हमारा आंसर। 8.22 के आसपास में हमारा आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा था कि भाई डाउन साइड पोटेंशियल क्यों रिस्क का कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना जाता है? तो डाउन साइड पोटेंशियल को कॉम्प्रिहेंसिव मेजर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी भी रहती है, वॉलेटिलिटी भी रहती है, साथ ही साथ में एडवर्स इफेक्ट जो होता है अनसर्टेनिटी का उसको भी शामिल किया जाता है। इसलिए इसको सबसे बेहतर जो है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क माना जाता है डाउन साइड पोटेंशियल को। फिर है ये वैल्यू एट रिस्क जो है, वैर जो होता है वो किस तरीके का रिस्क मेजर है? तो एक डाउन साइड रिस्क मेजर होता है। कैसा होता है? डाउन साइड रिस्क मेजर होता है ये। फिर देखा कि बैंकों ने ईआरएम जो फ्रेमवर्क है कोशो द्वारा डेवलप किया गया है। तो कोशो द्वारा डेवलप ईआरएम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि बैंक चाहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना बियॉन्ड बेसल नॉर्म्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस से। बेसल नॉर्म्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस से भी आगे जाकर के अपने काम को हैंडल करना चाहते हैं, रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कोशो द्वारा डेवलप्ड ईआरएम फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था। आजकल क्वेश्चन ईआरएम से आते हैं, कोशो से क्वेश्चंस आते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है नंबर ऑफ डेज में सर, तो महीने में 30 दिन, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन लेना। लेकिन ये जान लीजिए आईआईबीएफ कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, क्योंकि उसमें फिर डिबेट शुरू हो जाती है। इसलिए वो लिख करके जरूर देंगे आपको कि कितने नंबर ऑफ डेज लेने हैं आपको कैलकुलेट करते समय √T के तौर पर। ठीक है, येट अगेन वी हैव अ केस स्टडी। हमें मीन निकालना है, वही मीन आपको इसमें मीन कैलकुलेट करना है, उसके बाद में वेरिएंस कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए नहीं इतना टफ कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन इतने कठिन रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन आईआईबीएफ डिफिकल्ट सेट करता है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है। फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। मीन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है सर, ये सारा का सारा जोड़ डालिए और चूंकि नंबर ऑफ आइटम 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए, बस इतना ही करना है। तो जोड़ लेते हैं फटाफट। 75.5 प्लस 73.15 प्लस 73.10 प्लस 73.05 प्लस 73.45, ये आ रहा है सर 368.30। इसी को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 है। एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। सो यू विल गेट
73.66 कितना आ जाएगा मीन इसका 73.66 हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, मीन हमारा निकल आया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ डेटा। अब देखो वेरिएंस पूछा हुआ है इसने और साथ में आपको मीन दे भी रखा है। ठीक है, थोड़ा सा काम आसान करने के लिए यहां पर थोड़ा सा डेटा इन्होंने हमें अलग से दे भी रखा है, तो हमें बस केवल क्या करना होगा, दो चीजें और कैलकुलेट करनी होगी। हियर इज योर एक्स, हियर इज योर एक्स बार। तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट कर लेना है और एक बार इसका एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है और फिर यहां जोड़ डालना है। बस इतना ही काम हमें एक्स्ट्रा करना रह गया है। कुछ काम इन्होंने करके रखा हुआ है हमारे लिए, तो चीजें थोड़ी सी आसान है हमारे लिए अगर ऐसा हुआ है तो। -73.55 तो ये हो जाएगा 1.89। ठीक है, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं फ्रेंड्स, हर एक केस में यही मैं करता चलूंगा। तो 73.15 आप भी कैलकुलेटर हो तो करिए जो है, क्योंकि एग्जाम में ये करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। माइनस में 0.51, 73.10 माइनस 73.66, 73 माइनस में 0.61, 73.45 माइनस ठीक। यहां तक की कैलकुलेशन सही है, एक बार बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ चलूं। फिर इसका अगर ये सही है तो इसका होल स्क्वायर निकालना होगा। 1.89 मल्टीप्लाइड बाई 1.89, 3.5721, 0.2601, 56 इक्वल टू 0.3136। यहाँ पर भी 21। ठीक है, बस इसको अब जोड़ डालिए ये पूरा। अगर 3.5721 4.562 आ रहा है, 4.562 इतना आ जा रहा है ये जोड़ने पर। हाँ ठीक है, 4.562। बस अब इसका जो है 4.562 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ये तो सम आया हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए तो ये हमारा आ जा रहा है 0.9124। 0.9124 हमारा आ जा रहा है। ये क्या आया हमारा, वेरिएंस आया हुआ है। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, वेरिएंस आ गया। और इसी का अगर आप अंडर रूट ले लें, जो आपका वेरिएंस आया हुआ है इसी का अंडर रूट कैलकुलेट कर लीजिए, 0.955 के आसपास आ रहा है। 955, 0.9551। तो ये हमारा अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरिएंस कितना आ गया 0.9124 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 0.955। ठीक है,
तो काफी सारे क्वेश्चन मैंने इस पर आधारित करवा दिए बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो गया वेरिएंस वाले में ए, और ये रहा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 में जो डेटा दिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो भाई अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में वेरिएंस निकाला है कि 0.9124 है, तो 9124, तो वेरिएंस अगर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट यही निकाल लीजिए, तो 0.955 के आसपास। अब डेसिमल के 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस जैसा पूछा हो उस हिसाब से ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एबीएम बीएफएम दोनों में, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करवा दिया कि क्या पता काम अपना बनता है तो फिर आंसर लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड द बैंक हैज टू इन्वेस्ट द रीपेमेंट प्रोसीड्स एट अनसर्टेन रेट, मतलब लोन के पैसे इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे जबकि जो रीपेमेंट आ रही है उसको जो है दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन रेट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन रेट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक को, तो किस तरीके का रिस्क बैंक फेस करेगा, ऑपरेशनल, मार्केट, लिक्विडिटी या री इन्वेस्टमेंट। तो कौन सा रिस्क फेस करेगा फ्रेंड्स हमारा बैंक, री इन्वेस्टमेंट का इश्यू चल रहा है, तो हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क को यहां पर फेस करेंगे। बहुत पूछा था ये, डेफिनेशंस बहुत पूछे जाती हैं। इफ द बारोवर रीपेज द लोन अर्ली, लोन पहले पे कर दिया बारोवर ने, आर डिपॉजिटेड विड्रॉ फंड बिफोर मेच्योरिटी, या डिपॉजिटर ने एफडी पहले ही विड्रॉ करवा ली, तो बैंक किस तरीके का रिस्क, वो जो है बैंक किस तरीके का इशू या रिस्क फेस करेगा। एफडी पहले विड्रॉ हो जाए या लोन पहले पे कर दिया जाए, तो उस केस में बैंक कौन सा रिस्क फेस करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क यहां पर फेस किया जाता है, कौन सा फ्रेंड्स, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क फेस किया जाता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ORMC इज इवेल्युएटिंग द बैंक एक्सपोजर टू ऑपरेशनल रिस्क, यानी बैंक का एक्सपोजर कितना है ऑपरेशनल रिस्क के लिए उसको इवेल्युएट कर रही है कौन, ORMC। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑपरेशनल रिस्क, तो कहानी सारी नहीं, आपको बस ये बताना इनमें से कौन सा ऑपरेशनल रिस्क का एग्जांपल नहीं है। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शेप में। एक वो बेसिस रिस्क भी, जब एसेट और लायबिलिटी का जो है इंटरेस्ट रेट सेम मैग्नीट्यूड में ना चेंज हो, तो वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बेसिस रिस्क की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं। तो आपसे पूछा रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेशनल रिस्क का एग्जांपल नहीं है, तो एक साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से कस्टमर का डेटा लीक हो गया है, सिस्टम फेल कर गया है जिसकी वजह से फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, इंप्लॉय ने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो ये सभी के सभी फ्रेंड जो है आपके ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट होते हैं। ये ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है जिसकी वजह से लोन महंगा हो गया, दिस हैज नथिंग टू डू विद द ऑपरेशनल रिस्क, इसका ऑपरेशनल रिस्क से कोई लेना देना नहीं इंटरेस्ट रेट का। ठीक है,
तो बस यहीं पर फ्रेंड जो है अपना लेक्चर कवर हो जाता है। मैं एक बार ये 3 क्वेश्चन आपको फिर से करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी करवा दिया है, तो 13, 14, 15 देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, अगर लोन को, मतलब कहने का यह है कि इफ बैंक हैज टू री इन्वेस्ट द रीपेमेंट प्रोसीड, जो भी लोन का किस्तें आती हैं उसको दोबारा से अगर इन्वेस्ट करना है तो अनसर्टेन रेट पर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए बैंक के पास में 2 करोड़ रुपए आए, लोन की किस्तें आई 2 करोड़, तो 2 करोड़ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा बैंक। तो जब इन्वेस्ट कर रहा है और रेट फिक्स नहीं है, तो कौन सा रिस्क फेस कर रहा है उस केस में बैंक? तो सर ये री इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस कर रहा है। कल हम चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। आज जो है चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाता है यहाँ पर। कल हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ री इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस कर रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा ही मशहूर सा है कि अगर एफडी पहले ही मेच्योर करवा ली जाए या लोन पहले डिपॉजिट कर दिया जाए तो उस केस में इमिडिएट ऑप्शन रिस्क फेस किया जाता है। कौन सा? इमिडिएट ऑप्शन। लगभग यही रहता ही है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको आसानी से तो 2 ऑप्शन आप हटा सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे बचते हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसमें से कौन सा टाई है। वहीं पर ही जय श्री राम या प्रभु का नाम ये करके टिक करना पड़ता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेशनल रिस्क नहीं माना जाता है? ठीक है, बता देते हैं आपको, कोई बात नहीं। 5 डेज वाला मैं फिर से करवा देता हूं, कोई बात नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेशनल रिस्क नहीं है? तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, साइबर अटैक होना रिस्क है, सिस्टम फेल कर जाना, सिस्टम क्रैश कर जाना रिस्क है, इंप्लॉय द्वारा गलती करना भी रिस्क है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन जो था हमारा, कौन सा था? एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं, रुकिए मैं जरा सा सर्च करता हूं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ 5 डेज गुड नाइट। अगर आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर दीजिए, मैं एक और क्वेश्चन करवाने के चक्कर में हूं जो 5 डेज वोलेटिलिटी वाला नहीं था। मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाता हूं। से कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 डेज की वॉलेटिलिटी जो है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे मत जाइएगा। 5 डेज वॉलेटिलिटी मान लेते हैं 10% है। ठीक है, तो आपको से कि हम मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। मंथली वॉलेटिलिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। 5 दिन की वॉलेटिलिटी कितनी है सर? 10%। तो मंथली वॉलेटिलिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अब हमारे पास मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर मंथली वॉलेटिलिटी चाहिए तो डेली वॉलेटिलिटी को हम √30 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर डेली वॉलेटिलिटी पता हो तो उसको √30 से मल्टीप्लाई कर देते तो मंथली निकल आती। लेकिन क्या डेली वॉलेटिलिटी पता है? नहीं पता है। तो डेली नहीं पता है तो पहले यहां से डेली पता करेंगे। डेली कैसे पता होगी? इसी फार्मूले से ही पता होगी। देखो, अगर 5 डेज की वॉलेटिलिटी 10% है तो 10% इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू √5। 5 डेज वॉलेटिलिटी इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इंटू √5 डेज है तो √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेली वॉलेटिलिटी कितनी हो जाएगी? 10% को डिवाइड कर दीजिए √5 से, तो 5 का रूट हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.3236। 10 डिवाइडेड बाई 2.10 डिवाइडेड बाई 2.236,
ये आ जा रहा है लगभग फ्रेंड्स जो है 4.4722, ठीक है, 4.4722। अब मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी आ गई 4.4722 इंटू √30। √30 कितना होगा वो देख लीजिए, 4.4722। अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करें तो अच्छा रहता है, गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बाकी आप जैसा चाहें। 772, ठीक। तो बस 5.4772 मल्टीप्लाइड बाई 4.4722, ये आ जा रहा है 24.49% के आसपास ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 24.49% आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन चाहे आप जैसा भी दे दे, कोई जरूरी नहीं यहाँ 5 डेज ही, मे बी कि दे आस्क यू कि 36 डेज की वॉलेटिलिटी इतनी है तो मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट, जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा था यू कैन आंसर इट, ओके, ठीक है। मतलब बस अब क्लास ड्रॉप करते हैं। गुड नाइट सभी को, कल फिर मिलेंगे। मिस्टेक ना करें, रीचेक करें अपना, मतलब कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करें, कई बार गलती हो जाती है। नहीं, 45 आने पर नहीं, अगर पहले आप किसी भी पेपर में नहीं पास हुए हैं कभी, तब 5वें अटेम्प्ट में अगर 45 आता है और सब मिला के 250 आते हैं तो हो जाएगा, है ना। अदरवाइज सिर्फ 5वां अटेम्प्ट है और बाकी पेपर क्लियर है तो 50 कम से कम चाहिए ही। कल हम 8:30 बजे मिलेंगे, चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू बेहतर क्वालिटी के डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड नाइट सभी को।